हेलो गाइस, कैसे हैं आप। सो माय नेम इज सी विवेक धर्मशी और आज हम एक वीडियो बनाएंगे। और ये जो वीडियो रहेगा ये आपका 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई यस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो चैप्टर है हमारा गवर्नमेंट बजट उस पर रहेगा। यस, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी नाइस टॉपिक, गवर्नमेंट बजट्स। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट बजट्स जो कि एक चैप्टर है हमारे इकोनॉमिक्स में, हम इसको दो पार्ट में बनाएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये आपका पार्ट 1 है। आई होप सबके पास मेरे नोट्स हैं और जब आप ये वीडियो देखें तो नोट्स को साथ में रखें। जैसे जैसे मेरा एक एक टॉपिक खत्म होते चलता है साथ ही साथ पॉज कर नोट्स भी रीड करना स्टार्ट करें, सो दैट आपका लर्निंग भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो जाएगा और साथ साथ में पढ़ाई चालू रहेगी, लर्निंग भी चालू रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख लिया एंड यू आर डन विद इट। इफ आई टेक अ पर्टिकुलर टॉपिक, उस टॉपिक को आप पहले वीडियो देख लीजिए जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए, कंसेप्चुअली सारी चीजें समझ जाए। फिर आपको जो शीट दी गई है क्लास में उस पर्टिकुलर नोट्स में से अच्छी तरह से पूरा कंटेंट पढ़ लें और थोड़ा थोड़ा लर्न करने का भी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक, इकोनॉमिक सब्जेक्ट 12 सीबीएसई गवर्नमेंट बजट पार्ट 1। नाउ Now, in the current environment, if you see all this COVID and Corona and all that part, this chapter अपने आप में बहुत ज़्यादा important हो जाता है because lot of things I will try to connect with what is actually going on and how the government works, how do they devise the whole budget. काश ही हम लोग क्लासरूम में होते हैं तो I would have got much more into detail, but ठीक है, आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि हम जितना डिटेल में हो सके इस पर्टिकुलर पार्ट में करें। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। व्हाट इज अ गवर्नमेंट बजट? दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक और पहले तो हमें शुरू करने से पहले गवर्नमेंट बजट क्या है इसको समझना पड़ेगा। सो अब सबको ही पता है कि 1 फरवरी दिस इज द डेट जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट हमारा एनुअल बजट जो है गवर्नमेंट का वो रिलीज करती है। अब ये जो गवर्नमेंट का एनुअल बजट है इसको रिलीज करना, इसको सबके सामने प्रेजेंट करना, ये किसका काम है? ये है फाइनेंस मिनिस्टर का काम। ओके, श्योर अबाउट दिस? तो पहले तो ये समझ जाइए कि गवर्नमेंट बजट दुनिया के सामने कब रखा जाएगा? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा रखा जाएगा और ये एनुअल बजट होता है, पूरे एक साल का बजट होता है गवर्नमेंट का। ये बजट में क्या कवर होता है? ये बजट में दो बातें बताई जाती है। फर्स्ट, व्हाट वाज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पास्ट 1 ईयर, पिछले एक साल में क्या क्या परफॉर्मेंस हुआ, क्या गवर्नमेंट ने अचीव किया, क्या अचीव नहीं किया, क्या सोचा था, क्या हुआ। एंड दे विल ऑल्सो कवर वेरियस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी for the coming year, for the next 1 year. So it's like when you are living in the present on this particular date, I will let you know कि पिछले एक साल में हमने क्या क्या किया और आने वाले एक साल में ऐसी क्या पॉलिसीज है, ऐसे क्या प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट सबके सामने रखना चाहती है, जो गवर्नमेंट सबके सामने प्रेजेंट करना चाहती है और बताना चाहती है कि हम इस डायरेक्शन में काम करेंगे। श्योर अबाउट दिस? This concept is also known as budgetary policy or fiscal policy. So always remember exam में ये दोनों ही नाम से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई what is a budgetary policy or what is a fiscal policy. Do not get confused. It only means an annual budget of the government presented before the public which will let you know two things. एक, पिछले एक साल में क्या परफॉर्मेंस हुआ
क्या क्या अचीव किया, और 2 आने वाले 1 साल में क्या प्रोग्राम्स और पॉलिसीज गवर्नमेंट हमारे लिए बनाना चाहता है या उसने बनाई है और वो इंप्लीमेंट करने वाला है। क्या ये यहां तक पूरी बात क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? नाउ सेकेंड स्लाइड में अगर आप देखेंगे, अब हर बजट जो गवर्नमेंट हमारे सामने रखती है उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक रेवेन्यू एस्पेक्ट, एक एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट। ठीक है, रेवेन्यू एस्पेक्ट भी है और एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट भी है। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट ये भी बताएगी कि हम कहां से रेवेन्यू जनरेट करने का सोच रहे हैं और उस रेवेन्यू को हम कहां पर खर्च करेंगे। What are the various sources of revenue that the government expects will, generate cash inflows for the government? And they will also let you know various areas where this money will be spent. Clear hai? Now, it is by managing this budgetary revenue and expenditure that the government tries to increase the GDP. Obviously. गाइस, ये आपके भी पर्सनल जीवन में ऐसा बहुत बार होता है कि लेट अस से फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं, अर्न भी करते हैं और खर्चा भी करते हैं। ऑब्वियसली हम लोग सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, सो वी आर स्टडिंग कि हमें कोई अच्छा जॉब मिले या अदर हम अच्छा कोई बिजनेस कर सकें और उससे हम रेवेन्यू जनरेट करें और फिर उसको खर्च करें हमारी नीड्स के लिए। ठीक उसी तरह से जैसे एक इंडिविजुअल या एक फैमिली का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की प्लानिंग होती है, उसी तरह से एक इंडिया की पूरी ओवरऑल इकोनॉमी का भी प्लानिंग होता है, जहां पर गवर्नमेंट भी ये सोचता है कि मैं कौन से सोर्स से रेवेन्यू लाऊं, उसको कहां पर खर्च करूं। ये सारी बातें गवर्नमेंट को सोचनी होती है। अब मुझे बताइए, लेट अस से फॉर एग्जांपल 2 मिनट हम इकोनॉमी को छोड़ दें, आप अपने परिवार को ले लो। अगर आपने प्लानिंग ना की और आप बस खर्च करते गए और वो भी आपने गलत सलत चीजों पर खर्च किया जो आपको कोई वैल्यू एडिशन नहीं दे रहा, जबकि आपकी उतनी इनकम नहीं है, तो मुझे बताइए आपकी फैमिली की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी या नहीं? यस और नो? यू विल बिकम, द फैमिली का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्टेबल नहीं रहेगा। एम आई करेक्ट? ठीक उसी तरह से अगर गवर्नमेंट ने गलत चीजों पर खर्च करने का सोचा या जहां से वो रेवेन्यू रेज करना चाहते हैं वो सोर्सेस जो है वो गलत चुने, अननेसेसरली किसी को भी कुछ भी किधर भी टैक्स लगा दिया, तो हो सकता है कि कंडीशन थोड़ी अनस्टेबल हो जाए। अब गवर्नमेंट का यही तो ऑब्जेक्टिव है कि सही सोर्स से रेवेन्यू कमाना और उसको सही जगह पर लगाना और ऐसा करना कि हमारा जीडीपी, हमारे इंडिया का जो जीडीपी का जो ग्रोथ है वो हमेशा बढ़ता रहे। बताइए कितना क्लियर है? 2 स्लाइड में एकदम अच्छी तरह से बात समझ में आ गई। अब अगर हम आगे देखेंगे तो बजट का, इसमें बजट आपको क्या हेल्प कर सकता है? तो यहां पे पहली बात हम देखेंगे, द बजट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बजट which means a leather bag or a wallet. Now actually it is a statement of the financial plan of the government, जो हमने पीछे भी देखा। अगर हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो it says a budget is a document. A budget is a document which has a approved plan of public revenue and expenditure. So ये गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लान है जो कि अप्रूव्ड है और उस डॉक्यूमेंट में जो आपने बहुत बार देखा होगा, पार्लियामेंट में आकर फाइनेंस मिनिस्टर उसे रीड करता है सबके सामने, तो वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बारे में बताएगा कि हम यहां से रेवेन्यू जनरेट करेंगे और यहां पर खर्च करेंगे। अगर हम उसको एक बेसिक भाषा में, बेसिक डेफिनेशन में समझे तो इट सेज इन जनरल टर्म्स अ बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट showing item-wise estimates of receipts and expenditure during a fiscal year. Now, what is a fiscal year? Fiscal year in India is April to 31st March. The focus should be that these are estimates value. Everybody knows ना, because obviously अगले साल जब बजट आएगा तो फिर से हम लोग क्या बताएंगे? हम 2 चीजें बताएंगे कि क्या क्या परफॉर्मेंसेस हमने अचीव किए और हम क्या क्या एस्टिमेट्स बना रहे हैं। श्योर अबाउट दिस? तो वहां पर इतना सिंपल है बजट की डेफिनेशन। मैं तो कहूंगा यहीं पर वीडियो को पॉज कीजिए, पहले शीट में पूरी अच्छी तरह से सारी चीजें पढ़ लीजिए बेसिक्स ऑफ बजट के बारे में और फिर आगे बढ़िए। ठीक है ना?
अब गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट? तो गाइस, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को रिलेटेड नहीं होता। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक वाइज, सोशल वाइज, पॉलिटिकली सारी चीजें करेक्ट हो। अगर मैं उसे सम अप करूं तो हमारा गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ ऑफ जीडीपी, रीजनल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड reducing inequality with respect to rich getting more richer and poor becoming more poorer। तो इनकम और वेल्थ का जो इनइक्वालिटी है उसको कम करें। अब आप कहेंगे सर ये आपने यहां पर 6 ऑब्जेक्टिव्स तो लिख दिए, बट ये अचीव कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है? तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे। सबसे पहला है जीडीपी ग्रोथ। अब जीडीपी ग्रोथ इज द सेंट्रल एंड द फोरमोस्ट प्रायोरिटी। ये नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का। और ये कैसे हो सकता है? फर्स्ट, जितना हो सके उतना गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड बढ़ाए, जितना हो सकता है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड बढ़ाए। और दूसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करे, इजी करे। जो इजी कैसे हो सकता है? आप सामने वाले को टैक्स रिबेट दो, सब्सिडीज दो। अगर ऐसा हुआ तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी आपकी इकोनॉमी में पैसा लगाएगी। इसीलिए अगर आप देखेंगे हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बार बार ये फोकस देती है कि भाई देयर इज अ फॉरेन इन्फ्लोज दैट आर कमिंग। प्री 2014 कितना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से पैसा आया था और अभी कितना आया है, पहले कितना एफडीआई था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और अभी कितना है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ट्राई करती है कि गवर्नमेंट तो जितना हो सकता है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर ही रही है, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड उनके भी कुछ लिमिटेशंस है, सारी चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी करना होगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े कंपनीज को भी आगे आना होगा। एंड गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव उनको पता है कि जब तक प्राइवेट और पब्लिक मिलकर नहीं काम करते ये अचीव नहीं होगा। इसीलिए उनका एक काम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना हो सके उतना स्पेंड करें, डैम्स बनाए, प्रोजेक्ट्स बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, फ्लाईओवर्स, रोड्स, ये सारी चीजों पर स्पेंड करें। आई होप यू अंडरस्टैंड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे खर्च करने पर कितने हद तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है। और सेकंड, प्राइवेट कंपनीज को आप कैसे प्रमोट करेंगे? उन्हें सब्सिडीज दीजिए, उन्हें टैक्स कंसेशंस दीजिए। जैसे बहुत बार गवर्नमेंट स्कीम अनाउंस करती है कि अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कोई 5 स्टार होटल लगाते हो या हॉस्पिटल्स खोलते हो या कोई पर्टिकुलर टाइप का स्कूल बनाते हो तो आपको 10 साल तक टैक्स नहीं देना होगा। अब ये सोचकर क्या होता है, झटपट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अपना सेटअप डालती है, जिससे वो पर्टिकुलर एरिया, वो पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया जो शायद एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स पीछे रह गया है, वो भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। विच इज ऑब्वियसली इन आवर सेकेंड पार्ट, दैट इज बैलेंस रीजनल ग्रोथ। अब ये बैलेंस रीजनल ग्रोथ अगर आप देखेंगे, ऑब्वियसली आपने ये नोटिस किया होगा कि हमारे इंडिया में कुछ स्टेट्स बहुत आगे चले गए जबकि कुछ स्टेट्स अभी भी बहुत पीछे हैं एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो यहां पर बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब क्या है कि बजट के द्वारा जो स्टेट्स पीछे रह गए हैं उन्हें, उनकी ग्रोथ को फास्ट किया जाए और सिर्फ इंडिया का कुछ पॉकेट्स, कुछ रीजन्स ही ग्रो ना करे जबकि पूरा इंडिया एक साथ आगे बढ़े। तो यहां पर रूल कहता है यू शुड गिव प्रायोरिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स। यस, एंड कैसे हो सकता है? मे बी आप वहां के लिए लिबरल टैक्स लॉज बनाए, मतलब वहां पर आप शायद टैक्स पॉलिसीज जो है वो थोड़ी लिबरल, का मतलब क्या है भाई, सब्सिडीज है 10 साल तक, जैसे मैंने आपको कहा कि आप टैक्स मत भरिए चल जाएगा, या आप वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेटअप कर सकते हैं। और आपको तो मालूम है जब कोई पर्टिकुलर रीजन SEZ डिक्लेयर होता है तो भैया वहां पर काम करने के जो रूल्स, वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है आर कंप्लीटली वे डिफरेंट और बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट जीडीपी का तो ग्रोथ करता ही है बट रीजनल ग्रोथ भी करता है, जिससे मेक श्योर करें कि जैसे मैंने आपको कहा ईच एंड एवरी स्टेट प्रॉस्पर करे। ऐसा ना हो जाए कि भाई कुछ स्टेट्स बहुत आगे चले गए और कुछ बहुत पीछे रह गए। क्लियर है? Now if you come to the third part which says economic stability, guys economic stability का सिंपल मीनिंग है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना।
इस गवर्नमेंट का काम है कि बिजनेस फ्लक्चुएशंस जितने कम हो उतना अच्छा, और inflationary tendencies will emerge when aggregate demand is higher than expenditure. Obviously, डिमांड है लेकिन आप उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो इन्फ्लेशन तो आएगा। या तो हो सकता है डिफ्लेशन हो, जहां पर गवर्नमेंट ने बहुत हद तक अपना खर्चा कर दिया है। यस, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी डिफ्लेशन अगर हो गया है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा सकता है, कंसेशन दे सकता है, सब्सिडीज दे सकता है, जिससे फास्ट फास्ट बहुत ज्यादा स्पेंडिंग होगा, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, और आपकी जो इकोनॉमी है वो डिफ्लेशन से बाहर आ जाएगी। तो गवर्नमेंट को ना इन्फ्लेशनरी सिचुएशन चाहिए ना डिफ्लेशनरी सिचुएशन चाहिए। गवर्नमेंट वांट्स स्टेबल इकोनॉमी एंड दैट्स देयर थर्ड ऑब्जेक्टिव विच दे विल फुलफिल थ्रू द बजट। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? The fourth is reallocation of resources. Yes, reallocation of resources. अब ये reallocation of resources का मतलब क्या? Guys, ऐसे goods, yes, जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज देते हैं। अभी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या? जो सोसाइटी को कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस? जो सोसाइटी को कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है उस पर भर भर के टैक्स लगाइए। और जो आपको लगता है कि नहीं यार ये पर्टिकुलर गुड्स आने चाहिए, जैसे हम लोग आगे कहते हैं पब्लिक गुड्स, उसको प्रमोट करना चाहिए, ऐसे गुड्स जिसको बनने से सबको फायदा होगा। तो रूल कहता है गवर्नमेंट एम्स टू रीएलोकेट द रिसोर्सेज। अगर आपका एक क्वेश्चन है कि सर रीएलोकेट क्यों करना है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमारे देश में रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इनफाइनाइट नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। और जब लिमिटेड है तो आपको नहीं लगता हमें उन्हें ऐसा यूज करना है जिसका ऑप्टिमम से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो? यस और नो? और जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है और जब हमें मालूम है कि हमारे को स्पेंड बहुत जगहों पर करना है बट रिसोर्सेज बहुत कम है, इट इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड रीएलोकेशन। जैसे रूल कहता है अगर आपको इन्वेस्टमेंट एंकरेज करना है तो आप एंकरेज कर सकते हैं कि भाई आप क्या कहते हैं उनको सब्सिडी दे, उनको फायदा दें। और अगर समझ लीजिए आपको कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स है उसको डिस्करेज करना है तो आप वहां पर उस पर्टिकुलर इसको टैक्स लगाएं, आप उस पर जितना हो सके उतना ज्यादा टैक्स दे। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? यहां पर सब्सिडी होना चाहिए, यहां पे टैक्स होना चाहिए। Now, if private sector does not take interest, government can directly undertake the production. So obviously there are two ways, either government खुद करे या तो फिर ऐसा कुछ करें कि प्राइवेट सेक्टर काम करे। तो जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि अगर आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंकरेज करना है तो आपको उनको सब्सिडीज देनी पड़ेगी, जो प्रोडक्ट्स हार्मफुल हैं उस पर ज्यादा टैक्स लगाना पड़ेगा। फिर भी अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आगे नहीं आती है तो फिर गवर्नमेंट को खुद से वो गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर है? फिफ्थ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिससे अभी फ्रैंकली हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट द इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग करंटली, एंड दैट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। गाइस, सब लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, ना रादर सबको बनना है। एंटरप्रेन्योर इज अ रिस्क गेम। तो लेट अस से अगर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है जो ये सोचता है कि आई विल गेट अ गुड एजुकेशन एंड आई विल गेट अ गुड जॉब, नाउ ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना गवर्नमेंट का काम है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। वो कैसे होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज will generate employment. There are various programs like Manrega which are launched to offer employment to the poorer sections of society. Employment to the poor goes a long way in reducing inequality of income. ये हमने हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सब्जेक्ट में भी देखा है कि पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट गो हैंड इन हैंड। बिकॉज अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो वो हमेशा नहीं कमा पाएगा, गरीब रहेगा। अगर वो पुअर है तो वो और ज्यादा नहीं पढ़ पाएगा, इलिटरेट रहेगा। और अगर वो इलिटरेट है तो उसके आने वाली जनरेशन भी गरीबी में ही गुजार देगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी परिवार को, कोई पुअरर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, अगर उनको आप जॉब दें और उनकी परचेजिंग पावर को इंक्रीज करें, उनको इनकम दे, उनको सैलरी दे, तो they will get themselves educated, they will have a better standard of living, and slowly that particular family or that particular section of society will come out of poverty. Illiteracy rates will go down, and slowly poverty will go, illiteracy will go, and employment opportunities automatically, एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ते जाएगा। सो दिस इसीलिए यहां पर बोला कि गवर्नमेंट का एक काम है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज reducing inequality in income and wealth. अब ये हम सबको पता है कि
अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। गवर्नमेंट का ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है कि ये इनइक्वालिटी को दूर किया जाए, जिससे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी सिस्टम। गवर्नमेंट का पूरा ऑब्जेक्टिव है कि इसे रिड्यूस किया जाए। गवर्नमेंट कैसे रिड्यूस करती है? रिच लोगों पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाना और जितना हो सके उतना पुअर को फ्री में देना या उनके उनके लिए स्कीम्स निकालना, उधर स्पेंड करना। रूल कहता है इससे क्या होगा, इनकम जो है रिच लोगों की वो कम होगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पुअर की बढ़ जाएगी, जिससे इनइक्वालिटी कम होगी। ऑब्वियसली आई डू नॉट एग्री विद दिस, बिकॉज अगर आप सिर्फ फुकट में ही किसी को देते जाओगे तो वो कभी खुद काम करने वाला नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ऐसी स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया जाए जिनसे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो और फिर वो अपने गोल की तरफ काम करे, बट जस्ट गिविंग फ्री और सब्सिडाइज रेट्स पे और इन द लॉन्ग टर्म विल नॉट हेल्प। गवर्नमेंट को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और तभी जाकर आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी और फिर धीरे धीरे इनकम और वेल्थ का जो ये इनइक्वालिटी है रिच और पुअर के बीच में ये कम होगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? क्या ये सारी बातें क्लियर हो गई? तो यहां तक अगर आप देखेंगे विच इज ऑलमोस्ट एन हाफ एन आवर, और हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक यही देखा कि बजट क्या होता है। बजट एक एनुअल स्टेटमेंट होता है जिसमें पिछले एक साल की परफॉर्मेंस और आने वाले एक साल के एस्टिमेट्स बताए जाते हैं कि हम कहां से रेवेन्यू जनरेट करेंगे और कहां पर उसे खर्च करेंगे। और गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो पूरा करती है वो बजट के द्वारा। जो 6 ऑब्जेक्टिव्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर पॉज कर शीट पहले रीड कर लें, सारी बातें समझ लें और उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक है? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल डिसिप्लिन, एंड क्या होगा अगर फिस्कल डिसिप्लिन इज नॉट मेंटेन? अगर फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया गया तो क्या होगा? तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। फिस्कल डिसिप्लिन रेफर्स टू द बैलेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर. It calls for necessary check on expenditure in view of limited revenue of government. ये सबको ही पता है कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन इकोनॉमी का खर्चा सबसे ज्यादा है. हमारे एक्सपेंडिचर्स एक्सीड आवर रेवेन्यू, एंड ऑब्वियसली व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू देयर इज अ डेफिसिट, राइट? देयर इज अ डेफिसिट. Now obviously our government year on year is trying to reduce this deficit. जितना हो सके हम उतना इस डेफिसिट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आप समझ रहे हैं जब खर्चा 100 रुपीज है और इनकम 80 है, तो ये जो 20 रुपीज जो आपने ज्यादा खर्च कर दिया अपनी इनकम के ऊपर, ये एक तरह से हमें लोन लेना पड़ता है और इस लोन को भी बाद में इंटरेस्ट के साथ रीपे करना है. तो हमारा डेट इकोनॉमी पे बढ़ते जा रहा है. इसे हमें कम करना है तो हमें खर्चों को कम करना पड़ेगा, इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें सुधरेगी. यस, तो फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब है अननेसेसरली किधर भी खर्चा ना कर देना और मेक श्योर करना कि हम एक्सपेंडिचर को जितना हो सके उतना रिक्वायर्ड पोजीशन पे रखें. अगर समझ लो आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? रूल कहता है अगर फिस्कल डिसिप्लिन नहीं रहा तो आपके एक्सपेंडिचर विल शूट अप, it will lead to inflation situation, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कॉस्टली हो जाएगा और इन शॉर्ट आपका जीडीपी जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा. श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? क्या ये क्लियर है आप? पक्का? तो याद रखें फिस्कल डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ बजट या बजट में क्या क्या बताया जाता है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप देखेंगे यहां पर तो गवर्नमेंट बजट में देयर इज बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर, और बजट रिसिप्ट्स में रेवेन्यू बजट है और आप देखेंगे कि यहां पर कैपिटल रिसीप्ट्स और रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, और उसके अंदर रेवेन्यू रिसीप्ट्स के अंदर एक है टैक्स रिसीप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसीप्ट्स, और कैपिटल रिसीप्ट्स के अंदर है रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग और अदर रिसीप्ट्स. हम लोग देखेंगे. ठीक उसी तरह से बजट एक्सपेंडिचर के अंदर देयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और हम हमारे बजट एक्सपेंडिचर को और एक तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर टॉप
सॉरी बॉटम राइट में दिख रहा होगा प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। हालांकि नाउ दिस इज इन दिस फैशन बजट में अब बंद हो गया है दिखाना, बट हमारे टेक्स्ट बुक्स में है, इसलिए हम उस चीज को एक बार समझ लेंगे आगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट इतना समझना है कि रिसिप्ट्स जो है वो दो टाइप्स के हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। और खर्चा भी दो तरीके से क्लासिफाई होता है, रेवेन्यू एंड कैपिटल। मतलब रिसीप्ट्स भी रेवेन्यू और कैपिटल है और खर्चा भी रेवेन्यू और कैपिटल है। तो मुझे आपको 4 कंपोनेंट सिखाना है। इस 4 कंपोनेंट्स, ये स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट बजट का, जिसमें ये मेन कैटेगरीज के अंदर सारी चीजें बताई जाती है। सो लेट अस स्टार्ट लर्निंग वन बाय वन। नाउ सबसे पहले वी विल फोकस ऑन बजट रिसीट्स, मतलब इनकम। और बजट रिसिप्ट्स, जैसे मैंने आपको कहा, हैज 2 थिंग्स, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और 2 कैपिटल रिसीट। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं क्या है ये ना। सबसे पहले है रेवेन्यू रिसीट। अब रेवेन्यू रिसीट का मतलब है अगर कोई कैश इनफ्लो आपके लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता या फिर आपके असेट्स को रिड्यूस नहीं करता, तो ही हम उसे रेवेन्यू रिसीट कहेंगे। आई होप ये इतना प्रॉपर डेफिनेशन है। मैं तो कहूंगा पॉज कर आप पहले ये पूरे स्टेटमेंट को 3 बार 4 बार 5 बार रीड कर लिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने किसी से लोन लिया। जब हम किसी से लोन लेते हैं तो पैसे आता है या जाता है? आता है, राइट, कैश इनफ्लो। लेकिन जब मैं किसी से लोन लूंगा तो क्या मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी? हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, मतलब मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। हाँ, इसका मतलब ये रेवेन्यू रिसीट नहीं है, ये कैपिटल रिसीट है। आपको समझा? मतलब अब जब कभी भी आपको इनकम आएगी, आपको ये चेक करना है कि क्या ये पैसा मेरी लाइबिलिटी बढ़ा रहा है क्या। अगर ये बढ़ा रहा है तो इसे हम रेवेन्यू रिसीट नहीं कहेंगे, कैपिटल रिसीट कहेंगे। ये समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने मेरा एक असेट बेच दिया। आई सोल्ड माई असेट। क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक टू असेट। पैसा आता है, बैंक को डेबिट किया, असेट चला गया। क्या उसने आपके असेट को रिड्यूस किया? हाँ। अगेन इट इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट, इट इज अ कैपिटल रिसीट। इसका मतलब अब कितना क्लियर हो गया कि अगर ऐसी कोई भी कैश इनफ्लो जो एक मेरी लाइबिलिटी को इंक्रीज करे या नंबर 2 मेरे असेट को रेड्यूस करे, तो फिर मैं इसे रेवेन्यू रिसीट नहीं मानूंगा, मैं इसे कैपिटल रिसीट कंसिडर करूंगा। रेवेन्यू रिसीट का और एक फीचर यह है कि दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर एंड गवर्नमेंट के नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कंटिन्यूसली आता जाता है। अ रिसीप्ट इज अ रेवेन्यू रिसीट इफ इट सैटिस्फाई द कंडीशंस, और वही 2 कंडीशंस मैंने ऊपर आपको बताई, आप यहां पे देख सकते हैं। इट मस्ट नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, लाइबिलिटी को क्रिएट नहीं करना है, और असेट को डिक्रीज नहीं करना है। आर यू गेटिंग दिस? जैसे एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने हमें टैक्स भरने लगा है, तो जब हम गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं तो क्या गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी आती है क्या? नहीं, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, आपको कंपलसरी पे करना है, तो इट इज अ रेवेन्यू रिसीट। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन लेट अस से फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने एयर इंडिया अपनी कंपनी बेच दी। अब जब बेचोगे तो गवर्नमेंट को तो पैसा आएगा, लेकिन बताइए क्या गवर्नमेंट के असेट्स रिड्यूस हो गए? हाँ। तो गाइज दिस इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट, दिस इज अ कैपिटल रिसीट। श्योर अबाउट दिस? आई वुड से यहां पर पॉज कीजिए, ये पूरी स्लाइड को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए और फिर ही आगे जाइए। ओके, नाउ अगर हम देखेंगे रेवेन्यू रिसीट के बारे में, तो रेवेन्यू रिसीट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 2, एक टैक्स रिसीट्स, 2 नॉन टैक्स रिसीट्स। ओके, मतलब टैक्स लगाकर एक तो गवर्नमेंट हमसे पैसे ले सकती है, या तो फिर नॉन टैक्स, मतलब नॉन टैक्स का मतलब है टैक्स नहीं लगाएगी लेकिन फिर भी वो अलग अलग सोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो चलिए दोनों ही देखते हैं क्या है। अब सबसे पहले है टैक्स रिसीट। अब टैक्स रिसीट क्या है? सो इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय आइदर द हाउस होल्ड, फर्म और इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स। द टैक्स पेयर कैनॉट एक्सपेक्ट एनी सर्विस और बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न। वाह भाई वाह, मस्त बोल दिया। मतलब टैक्स भरो लेकिन गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्ट ना करो। ठीक है, ऑन अ लाइटर नोट,
आप आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू आर पेइंग अ टैक्स यू एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दे, प्रॉपर सिक्योरिटी दे, सारी चीजें परफेक्टली दे। यहां पर आप देख सकते हैं कि टैक्स रिसीट्स को मैंने 3 एस्पेक्ट्स में क्लासिफाई किया है। एक हो सकता है प्रोग्रेसिव एंड रेग्रेसिव, दूसरा हो सकता है वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक, और थर्ड हो सकता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लेट अस लुक फटाफट से क्या क्या है ये सब। अब प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो जैसे हमारे इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम चलता है, रिग्रेसिव नहीं चलता। अभी प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, जैसे हमारे यहां पर बोला गया है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको स्पेसिफिक एग्जैक्ट बजट के हमारे जो स्लैब रेट्स है वो टैक्स स्लैब रेट्स नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हमारे इंडिया में ऐसा है कि भाई जिसकी भी इनकम 5 लाख तक है उसे कोई टैक्स नहीं देना। अब ये प्रोग्रेसिव कैसे हुआ भैया, जिसकी इनकम कम है आप टैक्स मत भरो। 5 से लेकर 10 लाख अगर किसी की इनकम है, लेट अस से फॉर एग्जांपल, तो उसको 10% टैक्स है। 10 लाख के ऊपर अगर किसी की है तो उसको 20% है। 20 लाख के ऊपर किसी की है तो 30% है। आप देख सकते हैं प्रोग्रेसिवली जा रहा है। मतलब भैया जिसकी इनकम कम है आप कम टैक्स भरो, जिसकी इनकम ज्यादा है आप ज्यादा टैक्स भरो। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। रिग्रेसिव का मतलब क्या कि आपकी इनकम कुछ भी हो हम आपसे टैक्स 10% लेंगे। तो होगा क्या भैया, जो कमा रहा है कम, जैसे लेट अस से कोई 2 लाख कमा रहा है तो उसको भी आप उतना ही टैक्स भरने लगा रहे हो, और जिसकी इनकम 2 करोड़ है आप उसको उतना ही टैक्स भरने लगा रहे हो। तो ये सही बात नहीं होगी। इससे आपकी इकोनॉमिक आपका जो इनइक्वालिटी है वेल्थ और इनकम का वो बढ़ेगा। तो याद रखिए कि हमें प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम चाहिए, रिग्रेसिव नहीं। रिग्रेसिव का मतलब है कि भैया आपने फ्लैट एक टैक्स रेट सब पर लगवा दिया। जैसे आपने कह दिया आप अगर सो एंड सो बिजनेस करते हो आपको 5 लाख का टैक्स देना ही है। अब वो बेचारा गरीब है, उसका इतना बिजनेस नहीं है, फिर भी वो उतना दे रहा है। जो बहुत अमीर है, बहुत कमा रहा है, उसको भी उतना ही टैक्स देना है। तो ऑन एन एवरेज जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है, अगर आप उसका एवरेज टैक्स रेट निकालोगे या एवरेज टैक्स आउटफ्लो निकालोगे तो वो बहुत कम होगा। सो हमारे यहां पर ऑब्वियसली रेग्रेसिव फॉलो नहीं होता, वी फॉलो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, जहां पर आपकी अगर इनकम कम है तो मत भरिए, आपकी इनकम थोड़ी ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा टैक्स, आपकी इनकम बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा टैक्स भरना पड़ जाएगा। श्योर अबाउट दिस। तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरे तरीके से हम लोग जो उसको कर सकते हैं वो है वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स। अब ये वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या और स्पेसिफिक टैक्स का मतलब क्या, बिल्कुल थोड़ा ध्यान से देखिए। अब ये वैल्यू एडेड टैक्स मतलब हमारा जीएसटी, ठीक है, जिसमें आपको मालूम है कि एट एवरी स्टेज अ टैक्स इज लेवीड, राइट। तो लेट अस से अगर मैंने किसी को 100 रुपीज की चीज बेची है तो मैं उस पर 18% जीएसटी लगाऊंगा तो उसको 118 में जाएगा। फिर हो सकता है वो बंदा किसी को 200 में बेचे तो 200 पर फिर से 18% लगाया जाएगा। तो ये आपका वैल्यू जो है वो एवरी स्टेज पर टैक्स लगते जा रहा है। और लेकिन आप क्या कर सकते हो, जो स्टेज पर है, अगर आपको किसी ने टैक्स लगा के दिया है तो आप उसके टैक्स का क्या ले सकते हैं, इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। अगर आप मैं एकदम साधारण सा एग्जांपल अगर आपको इसमें दे दूं तो लेट अस से फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपीज की चीज पर 18% जीएसटी लगाकर किसी को 118 में दिया, ठीक है, इसका नाम है ए। अब ए ने यही चीज किसी को 200 रुपीज पर 18% मतलब कितना होता है 36, 236 में लगा कर दी, राइट। तो अब यहां पर ए के पास ऑप्शन क्या होता है, ए को मालूम है कि टैक्स तो हर स्टेज पे लग रहा है, तो अब ए गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा, ए बोलेगा मैंने तो सामने वाले से गवर्नमेंट 36 का टैक्स लिया, लेकिन मैंने जिससे माल खरीदा उसको मैंने 18 का टैक्स भी तो पे किया है, तो वो 18 का डिडक्शन ले सकता है और गवर्नमेंट को सिर्फ नेट 18 ही पे करेगा। आर यू गेटिंग दिस? इसलिए यहां पर कहते हैं वैल्यू एडेड रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मतलब आपने जो किसी को बेचा है वो टैक्स माइनस आपने जो पहले से किसी को टैक्स भरा है उसको नेट कर कर ही आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। श्योर अबाउट दिस एवरीबॉडी? और टैक्स जब आपका स्पेसिफिक टैक्स हम कब बोलेंगे, जब आप यूनिट वाइज, साइज वाइज या वेट वाइज लगाते हो। जैसे यूनिट वाइज मतलब क्या, आप वैल्यू पे नहीं लगाते। जैसे आपने कहा
एवरी लीटर ऑफ मिल्क पर 3 रुपीज टैक्स है। अब वो मिल्क कितने में भी बेचो, हमें कोई फर्क नहीं गिरता। व्हाट मैटर्स टू अस इज कि एवरी लीटर ऑफ मिल्क पे 3 रुपीज का टैक्स है। तो लेट अस से अगर आपने किसी को 100 लीटर्स बेचा है तो आपको 300 रुपीज टैक्स लग जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो एक स्पेसिफिक टैक्सेस का मतलब क्या, जहां पर आपकी वैल्यू पर टैक्स नहीं लगता, आपकी यूनिट पे लग जाएगा या साइज पे लग जाएगा या वेट पे लग जाएगा। जैसे आपने बोल दिया एवरी 500 ग्राम्स और अ पोर्शन विल हैव अ टैक्स ऑफ 50 रुपीज। लेट अस से अगर आपने किसी को 2 किलो बेचा है तो फिर 500 ग्राम्स का 50 रुपीज, तो 2 किलो मतलब 2000 ग्राम्स का 200 रुपीज आपको टैक्स देना पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस? तो इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक टैक्सेस। तो एक तो आप वैल्यू पर टैक्स लगा सकते हो, या तो स्पेसिफिक टैक्स मतलब यूनिट वाइज, साइज वाइज, वेट वाइज पर भी टैक्स लगा सकते हो, मतलब आप रुपी को, वैल्यू को इग्नोर कर दोगे। और तीसरा आपको तो पता ही है, हो सकता है डायरेक्ट टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब है ऑब्वियसली जो कमा रहा है उस पर टैक्स लगाइए। डायरेक्ट हम पर टैक्स लगता है। द फाइनल बर्डन इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन होम इट इज इम्पोज्ड, एंड ऑब्वियसली द बेस्ट एंड द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है GST. Yes. So an indirect tax is the one, the final burden which can be shifted to other person. The burden cannot be shifted to any other person. तो यहां पर पहले क्लियर कर लेना है, ये यहां पर कैन आना चाहिए, be shifted to any other person। और जैसे मैंने बताया indirect tax का बेस्ट एग्जाम्पल इज GST। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि भाई टैक्स रिसीट्स क्या है और क्या क्या चीजें इसमें आई है। अगर मैं इसको समराइज कर दूं, दो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम तो देख लिए। डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम पर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड बाय इंडिविजुअल एंड बिजनेस एंटिटीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस इज एक्चुअली पेड बाय एन एंड कंज्यूमर, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप होलसेलर है और आपको टैक्स लगाए तो आप आगे जब रिटेलर को बेचोगे तो उसको भी टैक्स लगाओगे, लेकिन रिटेलर भी आगे जब लगाएगा तो एंड कंज्यूमर को टैक्स लगाएगा। मतलब एंड एक्चुअल में जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो भरने वाला है वो तो एंड कंज्यूमर ही है। अमाउंट ऑफ टैक्स कैसे होता है? डिपेंड्स ऑन इनकम एंड प्रॉफिट। ये सबके लिए सेम होता है, 18% है या 12% है, जो भी GST रेट होगा वो सबके लिए सेम होगा। डायरेक्ट टैक्स को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, जिसकी इनकम है उसको ही भरना है। इनडायरेक्ट टैक्स इज ट्रांसफरेबल, क्योंकि मेरे को किसी ने टैक्स लगाया, मैं बेचूंगा तो आगे फिर से किसी को टैक्स लगाऊंगा, वो आगे किसी को और टैक्स लगाएगा, तो ये ट्रांसफर हो सकता है। टैक्स इवेजन हम कर सकते हैं, जहां पर हम अपनी इनकम को छुपा दे तो टैक्स बचाया जा सकता है। ऑब्वियसली ऐसा करना नहीं है कभी, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एज सुन एज आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, आप पे टैक्स किसी ने लगाया है। अब जैसे ही वो आपसे टैक्स करेगा, वो गवर्नमेंट को तुरंत वो टैक्स को पे कर देगा, जिससे गवर्नमेंट को समझ में आएगा कि उसने आपको कितने का सेल किया है। जब आप किसी और को सेल करोगे तो आप उसकी रिपोर्टिंग गवर्नमेंट को करोगे, माइनस द टैक्स दैट यू हैव ऑलरेडी पेड, तो ये पकड़ में आ जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर आप छुपा रहे हो तो ये नहीं छुप पाएगा। जब तक सारे ही लोग चेन में कैश में बिजनेस नहीं करते तब तक ये चीज आप नहीं छुपा सकते, बिकॉज कोई ना कोई चेन में किधर ना किधर कोई अपना रिटर्न फाइल कर रहा है, टैक्सेस बराबर से भर रहा है, तो सारे लोग चेन में पकड़े जाएंगे। नेचर ऑफ टैक्स कैसा है? प्रोग्रेसिव, हमने पीछे ही बात करी थी, और यहाँ पे रेग्रेसिव है। क्यों रेग्रेसिव है? बिकॉज GST में ये नहीं देखा जाता कि अमीर कौन है गरीब कौन है। अगर 18% GST है तो सबको लगेगा, तो इट इज रेग्रेसिव इन नेचर। जबकि डायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं है, जिसकी इनकम कम है उसको बिल्कुल भी टैक्स नहीं है, जिसकी इनकम मीडियम है उसको थोड़ा टैक्स है, जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है उसको बहुत ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कलेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का काफी इजी है, बिकॉज एज सुन एज कोई चीज परचेज करता है, सेल करता है, तो तुरंत टैक्स लग जाता है। श्योर अबाउट दिस? तो यहां पर मैंने आपको रेवेन्यू रिसिप्ट्स तो में हमने सिर्फ क्या किया, टैक्स रिसिप्ट्स को खत्म किया। अब हम यहां पर नॉन टैक्स रिसीट्स को समझेंगे। तो गवर्नमेंट ऐसे कौन से रेवेन्यू है, ऐसे कौन से सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है जहां पर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को छोड़कर नॉन टैक्स रिसीट्स से भी पैसा बना सकता है। तो फर्स्ट है अलग अलग प्रकार का फीस लेना। अब गवर्नमेंट आपको कोई ना कोई सर्विस देती है और उससे वो फीस चार्ज करती है। एग्जाम्पल, लैंड रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी जब आप लेते हो तो आपसे चार्जेस लेते हैं। आप पासपोर्ट निकालने जाते हो तो पासपोर्ट का भी खर्चा लगता है। अगर आप कोई कोर्ट में केस करते हो तो फुकट में नहीं होता, कोर्ट फीस होती है, वो स्टैम्प पेपर्स जो होते हैं, बॉन्ड पेपर्स जो होते हैं, उस पर आपको सब देना होता है। तो गवर्नमेंट आपसे ऐसे फीस के माध्यम से भी पैसे लेता है। सेकंड है इंटरेस्ट, राइट?
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या कोई प्राइवेट एंटरप्राइजेस को या पब्लिक को लोन दिया है, तो वो लोन पर गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट ले सकती है। द थर्ड इज लाइसेंस फीस। अगर आपको गवर्नमेंट के लेट अस से बिगेस्ट जो भी हॉट टॉपिक चल रहा है वो टेलीकॉम, अगर आपको टेलीकॉम के लाइसेंसेस लेने हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को पैसे देना पड़ेगा। या लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑयल, नेचुरल गैस या माइनिंग सेक्टर, जहां पर अगर आपको माइनिंग करनी है तो आपको गवर्नमेंट के लिए उसके लिए लाइसेंस लेने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट इस तरह से आपको लाइसेंस का भी चार्ज करती है। श्योर अबाउट दिस। फोर्थ इज स्पेशल असेसमेंट। अब स्पेशल असेसमेंट मतलब भाई क्या कि आपके प्रॉपर्टी टैक्सेस, आपकी प्रॉपर्टी की जब वैल्यू बढ़ती है तो उस पर जो टैक्स लगता है वो। सो रूल कहता है इट इज रेफर्स टू द पेमेंट मेड बाय द ओनर्स ऑफ दोस प्रॉपर्टी whose value has appreciated due to developmental activities of the government expenditure recovered. In short what it means is अगर आपकी एक लैंड है और वहां पर ना कोई इलेक्ट्रिसिटी थी, ना कोई हाईवे था, ना कोई वाटर सप्लाई था, और गवर्नमेंट ने अब उस एरिया में, उस विलेज में, उस तालुका में कुछ बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी, जिससे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स हो गई है, तो गवर्नमेंट कहता है कि हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से जबकि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है, वी नीड अ टैक्स ऑन दैट आल्सो। व्हाट इज योर स्पेशल असेसमेंट? क्लियर है? द फिफ्थ इज गिफ्ट्स एंड डोनेशंस। बहुत बार गवर्नमेंट को गिफ्ट्स मिलते हैं, ग्रांट मिलते हैं फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत बार तो डोमेस्टिक इंडिविजुअल्स या कंपनीज ही गवर्नमेंट को गिफ्ट करती है या डोनेट करती है, अगर कोई अर्थक्वेक है या कोई वॉर है, जैसे अभी हमने पीएम केयर्स फंड लगा, तो ये सब, ये जो ग्रांट्स है, डोनेशन है, दिस इज अ रिसीट, इट्स अ रेवेन्यू रिसीट। दिस एस्टेट टैक्स क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान की डेथ होगी और उसने अपना कोई भी लीगल हेयर नहीं रखा है, कोई नॉमिनी नहीं है, कोई पीछे नहीं है, और वो प्रॉपर्टी को क्लेम करने वाला कोई नहीं है, तो गाइस गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को बेच के, रेंट दे के जो रेवेन्यू कमाता है उसे कहते हैं एस्टेट टैक्सेस। तो ये कब आता है? आई होप आपको समझ में आ गया। जब कोई प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो चला जाए और उसके बाद उसका कोई पीछे नॉमिनी नहीं है, लीगल हायर नहीं है संभालने वाला, कि या वो प्रॉपर्टी किसकी पता नहीं चल रहा है, इन द सेंस कि भाई वो फैमिली से कोई बिलोंग नहीं करता जो आकर क्लेम कर रहा है, तो फिर गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेगा। द नेक्स्ट इज forfeitures. Now what are forfeitures? It is nothing but penalties which are imposed by the court for non-compliance of some कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका नॉन कंप्लायंस किया गया है, तो जैसे अगर आप कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्ड कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको कहती है कि भाई आप एस्क्रो फंड में 500 करोड़ एज अ डिपॉजिट रख दीजिए। मतलब अगर बीच में से आपने प्रोजेक्ट छोड़ दिया या बीच में से आपने बोल दिया कि अब मैं ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, तो ऐसे समय पे गवर्नमेंट क्या करती है, जो डिपॉजिट आपने रखा है उसे फोरफीट कर लेती है, तो वो भी एक तरह से उनकी इनकम हो गई। और फिर एक लास्ट होता है गवर्नमेंट फाइन्स और पेनल्टीज लगाती है। और एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे अगर आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा या हेलमेट नहीं पहना, यस, तो गवर्नमेंट कहता है आपने लॉ तोड़ा है, आपको फाइन देनी पड़ेगी। तो ये भी गवर्नमेंट का एक तरह से इनकम है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? क्या यहां तक आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है? बहुत सारी चीजें मैं जितना हो सकता है उतना एनिमेशंस के थ्रू सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। अब कैपिटल रिसीट्स क्या होती है? जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, कैपिटल रिसीट्स क्या होता है? एक तो जो आपके असेट को कम करे या आपकी लाइबिलिटी को बढ़ाए, तो अब यहां पर देखेंगे क्लियरली वही है। So capital receipt may be defined as those money receipts of the government which either create a liability or cause a reduction in its asset. They can be non-recurring and non-routine in nature. तो हमें याद रखना है, अगर कोई जैसे अगर मैंने लोन लिया, जब मैं लोन लूंगा तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, यस और नो? हाँ, तो इट इज अ कैपिटल रिसीट। गवर्नमेंट ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी, गवर्नमेंट ने अपनी कोई लैंड बेच दी, तो क्या गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो गए? हाँ, तो इट्स अ कैपिटल रिसीट। तो जब जब पैसा गवर्नमेंट को आता है और साथ में एक तो लाइबिलिटी बढ़ रही है या एसेट गिर रहा है, तो उसे हम कहेंगे कैपिटल रिसीट। इसीलिए यहां पर देखिए क्लियरली दो बनाया हुआ है, द रिसिप्ट मस्ट क्रिएट अ लाइबिलिटी एंड द रिसिप्ट मस्ट डिक्रीज द एसेट। यहां पे अब एग्जांपल दिया हुआ है, अगर गवर्नमेंट लोन लेती है तो ऑब्वियसली इट्स अ कैपिटल रिसीट, या तो फिर गवर्नमेंट अपने एयर इंडिया के अगर शेयर्स बेच रही है, पूरी कंपनी बेच रही है, तो अगेन इट इज अ कैपिटल रिसीट। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? अब इन इंडिया गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट्स 3 मेजर हेड्स में क्लासिफाई होती है।
गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट्स 3 मेजर हेड्स में क्लासिफाई होती है। एक, रिकवरी ऑफ लोन, हमने किसी को लोन दिया है और हम उसे रिकवर कर रहे हैं। सेकंड, हम नया किसी से लोन ले रहे हैं। और थर्ड, अदर रिसीट्स। क्या अदर रिसीट्स का मतलब क्या भाई? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या? गवर्नमेंट अपने एसेट्स को बेचता है, राइट? गवर्नमेंट अपने एसेट्स को बेचता है तो उसे हम कहेंगे डिस इन्वेस्टमेंट। या कोई कंपनी में स्टेक्स बेचता है, शेयर्स बेचता है, तो उसे हम कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। तो याद रखिए कैपिटल रिसीट्स 3 हेड्स है। एक तो हमने पहले से किसी को लोन दे रखा है और वो रिकवर कर रहे हैं, तो वो एक तरह का कैपिटल रिसीट हो गया। सेकंड, हम फिर से किसी से बोरो कर रहे हैं, वो एक हो गया। और थर्ड, हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी? तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर्स लोन टू स्टेट गवर्नमेंट, और जब ये लोन रिकवर हो जाते हैं तो गवर्नमेंट के असेट्स रिड्यूस हो जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली द स्टेट गवर्नमेंट जो था वो उनके असेट साइड में लोन्स एंड एडवांसेस के तरह स्टैंडिंग था, और जब स्टेट गवर्नमेंट उसे चुका देती है तो आपका असेट कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज अ कैपिटल रिसीट। बोरिंग्स का मतलब है गवर्नमेंट ने एक तो पब्लिक से बोरो किया है, रिजर्व बैंक से किया है, या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से किया है। जहां भी बोरो किया आपका लाइबिलिटी तो क्रिएट हो रहा है, और जब लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है तो वी से इट इज अ कैपिटल रिसीट। क्लियर है? और एक थर्ड आ जाएगा अदर रिसीट्स। इसका मतलब क्या है कि आप अपने वेरियस कंपनीज के शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हो। सो इट्स अ डिसइन्वेस्टमेंट वेयर यहां पर गवर्नमेंट अपनी अच्छी अच्छी कंपनीज जो है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है, उन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के शेयर्स जब वो प्राइवेट सेक्टर को दे देती है और उससे गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, उसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। श्योर अबाउट दिस? मतलब पहले से किया हुआ इन्वेस्टमेंट को वो बेच रहे हैं तो वो हमारा अदर रिसीट्स में क्लासिफाई हो जाएगा। श्योर अबाउट दिस? तो इस वीडियो में यहां पर हमने पूरा का पूरा रिसिप्ट पार्ट, बजट का इंट्रोडक्शन और उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखा। यस और नो? हम इस वीडियो को यहां पर ही खत्म करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम बजट के एक्सपेंडिचर पर डिस्कस करेंगे और वेरियस टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स पर भी डिस्कस करेंगे। श्योर अबाउट दिस? इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and make sure to comment if there's any doubt. I would be more than happy to help you. Thank you very much, guys.